स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हम प्रारंभ करेंगे वह है आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। ठीक है, तो गद्य खंड हम पढ़ेंगे। आधुनिक काल का गद्य खंड प्रकरण 1, जिसका शीर्षक है सामान्य परिचय गद्य का विकास। ठीक है, तो गद्य का विकास पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिणाम और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा में ही है। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है, जिसका लिखने वाला पूछिबा कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। क्या है कि श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है शरीर जिन्हीं को, जिन्हीं के नित्य ते शरीर चैतन्य है। अच्छा, अरु आनंदमय होतु है, मैं जू हो गोरिस सो मच्छंदरनाथ को दंडवत करत हो। है कैसे वे मच्छंदरनाथ आत्म ज्योति निश्चल है, अतः करण जिनको अरु मूलदार ते 6 चक्र जिन्नी नीकी तरह जाने। ये वो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। प्रारंभ का गद्य कैसे था, इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह ध्यान देना होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथमभूति अनुवाद न हो, जो चाहे जो हो। यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना। अब आगे देखते हैं ब्रजभाषा गद्य। ठीक है, ब्रज सबसे पहले जो हमें गद्य मिलता है वह ब्रज भाषा में मिलता है। ठीक है, तो शुक्ल जी सबसे पहले विठलनाथ का जिक्र करते हैं। विठलनाथ नंबर 1 पर है। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडल, क्या है अंडरलाइन कर लो, श्रृंगार रस मंडल नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए कैसा था। स्वरूप देखते हैं श्रृंगार रस मंडल में कि प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपीजन के चरण विशेष सेवक की दासी करी, जो उन इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मदहास्य न जीते है। अमृत सुमुहता करी निकुंज विशेष श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत भई। ये उस समय का ब्रजभाषा का गद्य है। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। ठीक है, श्रृंगार रस मंडल का जो गद्य है वह अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए हैं। देखो कौन से ग्रंथ है, सांप्रदायिक ग्रंथ है। ठीक है, जो बड़े भी हैं, जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, ये सांप्रदायिक ग्रंथ है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी द्वारा लिखा गया है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी है। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। देखो जो है 252 वैष्णव की वार्ता वो औरंगजेब के समय मतलब समकालीन है, ये कहते हैं शुक्ल जी। फिर क्या कहते हैं, इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्य
साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से कथाएं नहीं लिखी गई है। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त है। मतलब क्या कहते हैं, अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि के लिए कथाएं नहीं लिखी गई है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं कि साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के बारे में कहते हैं, और उसमें अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे क्या कहे, उसका जो उदाहरण देते हैं कि सो श्री नंदग्राम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़या हो तो, सो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन करतो, ऐसो बाको नेम हो तो, यही तो सब लोगन ने बाको नाम खंडन पार्यो हो तो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही, जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरो आयबो को काम नहीं। यहाँ खंडन मंडन नहीं, भगवत द्वारता को काम है। भगवद्य सुननो होवे तो यहाँ आओ। फिर आते हैं दूसरा, नाभादास जी। इन्होंने संवत 1660 अर्थात 1603 ईस्वी के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। देखो, नाभादास जी का अष्टयाम है, 1603 ईस्वी में लिखी गई है और श्री राम की दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है, इस ढंग की है। ठीक है, फिर अष्टयाम का एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं, लिखते हैं कि तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भये, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये, फिर श्री राजाधिराजों को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठते भये। ठीक है, फिर आती है तीसरी रचना बैकुंठ मणि शुक्ल की, और इसका समय है संवत 1680, और अगर इसमें भी निकालते हैं तो 1623 ईस्वी के आसपास है। ठीक, 23 ईस्वी ही है कि लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अगम महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में भी लिखते हैं। देखो, वैकुंठ मणि शुक्ल 1623 ईस्वी, अगम महात्म्य और वैशाख महात्म्य में 2 रचनाएं मिलती है। फिर उसका उदाहरण देते हैं कि सब देवतन की कृपा ते वैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पडिबे के अर्थ या जरूर रूप जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्म्य भाषा करत भय, एक समय नारद जो ब्रह्मा की सभा से उठ के सुमेर पर्वत को गए। आगे क्या है, आगे फिर बताते हैं। ये तो वो जो है ना, ये अजीब सी बातें ये उदाहरण देके के बता रहे हैं कि ऐसी गद्य की भाषा थी प्रारंभ में। फिर क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिलता है, जिसके कृता का नाम ज्ञात नहीं है, और समय संवत 1760 ईस्वी के संवत 1760 के उपरांत है, भाषा व्यवस्थित है। ठीक है, और इसको ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो 1703 आता है। हे ऋषिश्वरों, और सुनो मैं देखो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखो, सर्प बिच्छू व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गृध्र देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरु लोहे के दंड कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे, सूर मेरो रोम रोम खरो होता है। ठीक है, ओके। सूरती मिश्र इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर वेताल पचीसी लिखी। देखो, सूरती मिश्र ने संस्कृत से कथा लेकर वेताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में मतलब लिख दिया, हिंदुस्तानी में क्या अनुवाद किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं।
नमूना यह है, अब नमूना दिखाते हैं आचार्य शुक्ल जी कि अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसरत करे है अरु कहे है, या कि बड़ाई चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं कहीं जात नहीं, तातो योग को पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर बा मन सूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप लिखत हो। ठीक है, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है जिसमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता, साहित्य की रचना में पद्य में ही होती है, साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही है। गद्य का भी विकास यदि होता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और बाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए, देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लो, अतः भगवान का यह भी अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। यहाँ तक अंडरलाइन करो। फिर आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा आगे चलकर नहीं। काव्य की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यम्बर और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनघड़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी की लिखी श्रृंगार सत्य की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। क्या है कि उन्मत्त प्रेम सर भादालभते यदनंगना तत्र प्रत्यु है माँ धातु ब्रह्मापि खलु कातरह। आगे इसकी क्या टीका है, क्या अंगना जो है स्त्री सुप्रेम अति आवेश करी जो कार्य करन चाहती है ता कार्य विषय ब्रह्महु प्रत्यु है आधातु अतराऊ की बे कह कातर कायरु। पता नहीं ये क्या लिखा है भाई, मतलब ये उसकी टीका है। तो कहते हैं शुक्ल जी कि मूल से अधिक कठिन टीका हो जाती है, कठिन हो गई, कठिन। ठीक है, आगे बढ़कर फिर शुक्ल जी क्या कहते हैं। इस टीका के बारे में 4 लाइनें हैं, अगर आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो चीजें हमारे मस्तिष्क में चित्र अंकित नहीं करती ना उसे पढ़ने में भी हमें रस नहीं आता। पता नहीं ये क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें, एक स्त्री है अंगना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे बढ़कर संवत 1882 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा भी यही दशा है, उसकी भी यही दिशा है। राघव सर लाघव गति छत्र मुकुट हो हयो हंस सबल अंशु सहित मानहु उड़ी के गयो। आगे देखो, अगर उसके अच्छा ये तो मूल है और इसकी आगे टीका क्या है। सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है अंशु कहे किरण जाके ऐसे जो सूर्य है तिन सहित मानो कलिंद गिरी श्रृंग ते हंस कहे हंस समूह उड़ी गयो है। जहाँ सॉरी यहाँ जाति विषय एक वचन है, हसन के सदृश सवेत छात्र है और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जड़ित मुकुट है। ठीक है शुक्ल जी, फिर आगे क्या कहते हैं इसका उदाहरण देने के बाद। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं। कौन से कवि? सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं, अभी हाल में हुए हैं। कवि प्रिया रसिक प्रिया उससे आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनघड़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। आगे क्या कहते हैं, आगे खड़ी बोली गद्य का विकास बताते हैं, किस प्रकार से खड़ी बोली गद्य का विकास होता है। ठीक है,
देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली, देखो औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई थी। उसका प्रसार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। ठीक है, इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पचाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी थी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, इसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां अग्रवाल, खत्री आदि, ठीक है, अग्रवाल, अच्छा, जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। अच्छा, ओके, ठीक है। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सूखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। क्या यह सिद्ध है कि उपजाऊ और सूखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा में भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दुए मुअल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना है, यह समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई है, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। शुक्ल जी कहते हैं कि यह शुद्ध भ्रम और अज्ञान है। किसके लिए? कि ये जो मिथ्यारोप लगाते हैं ना कि आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई है, यह शुद्ध भ्रम और अज्ञान है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही, खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे प्रांतों की बोलियां, साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। आगे क्या कहते हैं? पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। देखो क्या कहते हैं, पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपनी देसी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे क्या हुआ कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु अड़वी ही पत्ती नहीं जल्लू ते बिन बूहा हत्थु। ठीक है, जोहु जुही ठुर संकट पा देवक लेखियो कौन मिटा। इसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी संदूखड़ी भाषा में किया करते थे, उसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के ये वचन लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर।
क्या कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहितर भला न होई, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। ठीक है, ये उदाहरण देके बताते हैं वो। ठीक है, आप अपनी किताब अपने पास रखिए, जिससे आपको समझने में जरा आसानी होगी। ठीक है, ऐसे तो मैं पढ़ती जाऊंगी, और अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों। अगर आप प्रथम बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी बुक अपने आगे रखिए, फिर सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ जहाँ अंडरलाइन करने का उसे अंडरलाइन करिए, और फिर आप 15 या 10 मिनट में उस अंडरलाइन को केवल पढ़ दीजिए, जिससे आपको क्या है, प्रश्नों उपयोगी तथ्य पर विशेष नजर घड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने, देखो क्या है, किसके समय में, अकबर के समय, अंडरलाइन कर लीजिए। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। ठीक है, अकबर के समय में, यहाँ तक लिखी तक अंडरलाइन करो। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। देखो चंद छंद वर्णन की महिमा का नमूना यहाँ पर दिखा रहे हैं कि श्री सिद्ध श्री 108 श्री नाथ शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम खास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे हैं, और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आया कुर्नीस बजाया, जुहार करके अपनी अपनी बैठक में बैठ जाया करे, अपनी अपनी मिसल से, जिसकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से में रेशम की लुम्मे पकड़ के खड़े ताजीम में रहे। ठीक है, ओके, आगे चलिए। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। गद्य पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं हो पाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब विशिष्ट समाज के बीच उसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक एक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। यहाँ तक करिए, अब पूछा जा सकता है प्रश्न कि राम प्रसाद निरंजनी क्या है, भाषा योग वासिष्ठ। ठीक है, साफ सुथरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बांच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यर्थ होता था। आप अंडरलाइन रखिए यहाँ तक मैं। ठीक है, और अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। योग वासिष्ठ के 2 उदाहरण नीचे दिए गए। ठीक है, आप जितना कि विक्रम संवत से लेकर और यह ना कि प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ ये तो रचना है ही। अब कब मिली, तो विक्रमी संवत 1798 में, और ये साफ क्या है, ये साफ सुथरी खड़ी बोली की है, और ये कहाँ के रहने वाले, पटियाला दरबार, महारानी को बांच कर सुनाया करते इत्यादि प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आप हम इसका देखते हैं, उदाहरण देखते हैं योग वासिष्ठ के। प्रथम पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार, जिसको सब भासते हैं और जिनमें सब लीन और स्थिर होते हैं, जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंद में है, जिस आनंद से सब जीवन जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने का कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रमाण करके बैठे और विनती पर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों और शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेश को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है,
कि ज्ञान अथवा दोनों है, समझाया कहो। इतना सुन अगस्त्य मुनि बोले कि हे ब्राह्मणे, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और मोक्ष नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। ठीक है, ये उदाहरण है। देखो वास्तव में पढ़ते हैं तो भी हमारे दिमाग में इसका मतलब स्पष्ट हमें समझ में आ गई है। ज्यादा माथापची नहीं करनी पड़ी है। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। अब पूछा जा सकता है कि कैसी श्रृंखलाबद्ध और साधु और व्यवस्थित भाषा है, किसके संदर्भ में कहा गया है? भाषा योग वासिष्ठ के संदर्भ में ये बात शुक्ल जी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इस चीज का। आगे चलिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए। इसके पीछे संवत 1818 में बसुआ मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलतराम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण भाषानुवाद किया, जो 1700 सॉरी ठीक है, इसके मैं दोबारा पढ़ती हूँ भाई साहब। इसके पीछे संवत 1818 बसुआ मध्य प्रदेश निवासी दौलतराम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण पद्म पुराण भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। यहाँ तक कर लीजिए। फिर क्या है कि भाषा इसकी उपयुक्त योग वासिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी से उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई। क्या मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई, और जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया है बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज है। देखो, मध्य प्रदेश में उर्दू और फारसी की तालीम नहीं लादी गई, ध्यान रखना। ठीक है, जैन समाज भी मध्य प्रदेश में रहता है और क्या है, वो व्यापारी है, व्यापार से संबंध रखने वाला समाज है जैन समाज। ठीक है, आगे चलिए। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उसे स्वतः स्वतंत्र वह अपने प्राकृत रूप में भी 2-2.5 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही थी। यह बात योग वासिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे थे। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। हाँ, अब शुक्ल जी यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि जो आप खड़ी बोली है ये अंग्रेजों के कारण या अंग्रेजी भाषा के कारण है, तो शुक्ल जी अपना इतिहास सामने रखते हैं कि देखो हमारा जो गद्य है इनकी देन नहीं है। हमारा ब्रज भाषा में देखो इतनी इतनी रचनाओं में गद्य है। देखो राम प्रसाद निरंजनी के देखिए ये रचनाएं गद्य में है। ठीक है, तो ये उदाहरण देते हैं और फिर स्पष्ट कह देते हैं, मना कर देते हैं, नकार देते हैं बिल्कुल भी। क्या है कि यह कहने की अब गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगध नामा देश अति सुंदर, जहाँ पुण्य अधिकारी बसे है। इंद्र लोक के समान सददा भोग प्रयोग करे है, और भूमि विषय साठेन के बड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। ठीक है, ये पद्म पुराण की जो भाषा का उदाहरण दिया है। आगे चलकर संवत 1830-1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की है। अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था। इस सब से इस जगह का नाम मंडवाश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़कर मंडेवेश्वर हुआ। ठीक है, ये उदाहरण देते हैं किसका, मंडेवर का वर्णन। ठीक, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के उपरांत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यह यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला जा आता है। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियां खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होगी।
खुसरो की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियों या मुकरियां कही। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। आज्ञा कहते हैं, खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण, शूधन आदि कवियों ने मुसलमान दरबार के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के लिए वे कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछा के व्यापारियों आदि के साथ फैल रहा था, जिसके प्रकार उर्दू साहित्य के प्रसार से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तर भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार उर्दू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे, जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे। उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिलते रहते थे। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता गया। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। परिशिष्ट समाज के बीच ने दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था, उर्दू कहलाने लगा था। अंग्रेजी यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में थी। जिस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तक, अभी आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट चीजें आएगी अभी, ठीक है, कि फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। योग वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चे, कि मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए, खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्ट बोलचाल की भाषा हो गई। उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदू और उर्दू दोनों का साहित्य पद्य में था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था। उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई। हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। आगे कहते हैं शुक्ल जी, इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम 1860 ईस्वी करेंगे तो 1803 आएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करवाने की व्यवस्था की। तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। उसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट हुआ, आपको मैं समझाती हूँ
कि जैसे कि जॉन गिलक्राइस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि आप है ना उर्दू गद्य की और खड़ी बोली गद्य की पुस्तकें हमें जो भी है गद्य की पुस्तकें हमें ला के दीजिए या लिख के दीजिए। तो मतलब ये तो हमें ध्यान में रहा ना, वरना वो कहते उर्दू की ला के दीजिए, तो उर्दू गद्य की लिखते, लेकिन उन्होंने दोनों का नाम लिया, मतलब वो मानती है कि हाँ दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये कहा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लूलाल जी गुजराती ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर, देखो मैंने ऐसे याद किया कि प्रेम का रंग तो लाल होता है, तो लल्लू से प्रेम सागर, ठीक है, लल्लूलाल जी का प्रेम सागर। और सदल मिश्र का नासिके तोपाख्यान लिखा गया। और सदल मिश्र ने कैसा लिखा, नासिका तोपाख्यान। मैंने इसको पता है कैसे याद किया कि सैदल मतलब दल सहित तोप लेके आ रहे हैं, किधर से, पूर्व से। तो मुझे ऐसा मुझे याद रहा कि पूर्वीपन का प्रभाव सदल मिश्र पर है, तो पूर्व से तोप लेके आ रहे हैं सैदल मतलब दल सहित, ठीक है, मतलब सदल है ना, सैदल। सैदल मिश्र ने नासिके तोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों में मुंशी सदा सुखलाल, देखो सदा सुखलाल, सदा सुखी रहता है तो वो आगे रहता है, ठीक है, तो शुक्ल जी ने सर्वप्रथम किसे स्थान दिया, सदा सुखलाल को, फिर सैयद इंसा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। फिर एक एक चारों का वर्णन शुक्ल जी उनका हमें परिचय करवाते हैं। सबसे पहले सदा सुखलाल नियाज का, ठीक है, दिल्ली के रहने वाले थे और इनका जन्म संवत 1803 ईस्वी और मृत्यु, और सॉरी मैंने ईस्वी बोल देती हूँ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कहीं से निकल जाए मुँह से कहीं आगे या पीछे मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप संवत ही रखना। अगर ईस्वी मैंने बताई है कि हाँ ईस्वी करने पर इतने आता है तो आप मान लीजिए, क्योंकि एक वो हैबिट हो जाती है, हम ईस्वी ईस्वी पढ़ते हैं ना, तो वो हैबिट फिर जाती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता, और पता नहीं वो कब ईस्वी उन आंकड़ों के पीछे लग ही जाता है। चलो पढ़ते हैं। इनका संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी और काफ़ी शायरी की। अपनी मुतखबुत वारिख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा उसे से पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरि भजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में प्राप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं मिली। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वासिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ता है। इसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। क्या कहते हैं कि अंश में क्या है, इससे जाना गया है कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं है, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होते हैं, ठीक है, ये उसकी भाषा है। आगे क्या है, मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अब कह सकते हैं कि भगवत भक्त आदमी थे, किसके लिए कहते हैं, तो सदा सुखलाल नियाज के लिए, सदा सुखलाल नियाज के लिए कहते हैं कि वो एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में अंडरलाइन कर लो ये लाइन कि वो एक भगवत भक्त आदमी थे। जैसे ही शुक्ल जी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विशेष लाइन बोलते हैं उसे तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न पूछे जाते हैं, वही तो प्रश्न होते हैं, ठीक है। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्णाभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहलेज बान थे, ठीक है, पर उन्हें अपनी हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं,
ठीक है। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदाशुक ने इस प्रकार खेद प्रकट किया। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। सदाशुकलाल ने ही क्या किया, मतलब इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं। अच्छा, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू कहते मतलब भाषा कहते हैं कौन, उर्दू वाले लोग, जिसका चलन उर्दू के कारण कम हो गया। ठीक है, उर्दू के कारण क्या, उस भाषा का तत्समिश्रित भाषा का जो प्रचलन अब कम हो गया। फिर इसी कारण दुखी होकर कौन कहते हैं, सदाशुकलाल नियाज कहते हैं कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। आगे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू अपनी भाषा नहीं ली। अच्छा, उर्दू उनकी भाषा थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, और जो हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा है उसे ग्रहण किया। अब क्या कहते हैं शुक्ल जी, इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, बहुत ज्यादा चूक हुई, उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य होए। काशीपुर में है, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले जाते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। फिर आगे दूसरे जिन विद्वान का जिक्र करते हैं शुक्ल जी, वो है इंसा अल्लाह खां, जिन्होंने लिखी रानी केतकी की कहानी। ठीक है, उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले गए। देखो, ये दिल्ली के उजड़ने से लखनऊ चले गए, और पता है वो कहाँ चले गए थे, नियाज चले गए थे, मिर्जापुर, चुनार, प्रयाग चले गए थे। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली के उजड़ने से लखनऊ चले गए, और उनके पिता जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले गए थे, उनके पिता मीर माशा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए, जहां वे शाही हकीम हो गए। मुगल साम्राज्य की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद में ही हिंसा का जन्म हुआ, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेरा मचा। तब इंसा, जो पढ़ी लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। देखो, शाह आलम दूसरे के दरबार में रहते थे इंशाल्लाह, ठीक है, लेने लगे। वहां जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। संवत 1855 में नवाब सआदत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये अनेक दरबारों में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिलगी की बात पर इनका वेतन आदि बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। इन सब पर उदयभानचरित या रानी केतकी, देखो मतलब एक ही रचना के दो नाम है, तो उदयभानचरित और रानी केतकी की कहानी है, एक ही रचना है। ठीक है, कहते संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी गई है। 1855 1860 मतलब 5 सालों के अंदर अंदर लिखी गई है। कौन, उदयभानचरित या रानी केतकी की कहानी लिखने का कारण इंसा यो कहते हैं कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। ये बार बार हजारों बार प्रश्न पूछा जाता है, या किसने कही, तो इंसान बात कहता है, इंसान ही बैठा बैठा रहता है ना, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इंसान इंसा। ठीक है, ये बात किसने कही, और रस्म रिवाज बाका का दुनिया से उठ गया है, वो नियाज ने कही, सदाशुकलाल नियाज ने कही। और एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं मिले, ये इंसान ने कही है। ठीक है, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलन वालों में से एक कोई पढ़े लिखे पुराने दुराने डांग बूढ़े खाग यह खट्टाराग लाए और लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो, बस जैसे मल लोग अच्छे से अच्छा आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का ज्यों वही सब डोल रहे हैं और छांव किसी की न हो, यह नहीं होने का,
ये लिखा है उन्होंने, लेकिन जो है ना पुट नहीं मिले वहाँ तक वो इम्पोर्टेंट थी। आगे देखते हैं शुक्ल जी क्या कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी भी बोली का पुट न हो। उद्धृत अंश में भागापन शब्द ध्यान देने योग्य है। अच्छा, भागापन शब्द, ठीक है, ओके। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते हैं। अच्छा, भाषा शब्द का प्रयोग है ना, भाषा, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी, उसी प्रकार वो क्या कहते थे, भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, ठीक है, उस भाषा में, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहते थे। अब देखो, भाषा उर्दू वाले को क्या कहते थे, संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही भाषा कहते थे। कौन, उर्दू फारसी वाले लोग, ठीक है। फिर क्या है कि भाखा में खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जिसे कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर, देखो, खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली पद्य, यहाँ पर देखो, मोस्ट 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 वेरी मोस्ट, और आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय, देखो ये है ना JRF, जो नेट JRF है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अलग अलग स्टेट में होती है, हिंदी सब्जेक्ट से सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी, मतलब हिंदी से संबंधित आपके पास अगर हिंदी सब्जेक्ट है ना, तो कोई भी आप अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या किसी भी अन्य स्टेट में आप जारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाला स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वो तो भाखा है, हिंदी नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि भाखा है, हिंदी नहीं है। संभव है कि सड़े गले ख्याल के लिए अब कुछ लोग पड़े हों, संभव है सड़े गड़े ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हों। इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखा। देखो, अब इंसान ने 3, ये अंडरलाइन कर लो, पक्का प्रश्न पूछागा, ठीक है। इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की, जिसमें बाहर की बोली, एक तो बाहर की बोली से क्या तात्पर्य, अरबी फारसी तुर्की से है, ठीक है। दूसरी है गंवारी, जो ब्रज भाषा है। तीसरी है अवधी, देखो, एक है बाहर की बोली, एक है गंवारी से ब्रज भाषा से लेके, एक है अवधि। भाखापन संस्कृत के शब्दों का, एक तो भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। आगे क्या है, कहते हैं शुक्ल जी, इस बिल गांव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंसान ने भाखापन और मुहल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विनाश कहीं कहीं विशेषता है, बड़े वाक्यों में आ ही गया पर बहुत कम है, जैसे कि सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारों को, यह चिट्ठी जो पीक भरी कुंवर तक जा पहुंची। ये उदाहरण देते हैं शुक्ल जी। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, आरंभ काल के 4 लेखों में इंसा की भाखा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। देखो, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, कोरिलेट करना होता है, क्योंकि सेम से वाक्य होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि कौन सा किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा था। तो मैं आपको याद कराने का एक आसान तरीका बताती हूँ। जैसे इंसा है ना, तो इंसान चटक मटक कर बातें करता है, तो चटक मटक इंसान से आपको रिलेट कर लेना, ठीक है। कि आरंभ काल के 4 लेखों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत कुछ मंज चुकी थी। क्या है, इसको दोबारा पढ़ते हैं कि पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत कुछ मंज चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरों आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा, क्या है, देखो क्या है कि दूसरी बात कहते हैं कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपने लेखन कौशल दिखाया करते थे।
क्या है, रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन दिखाया करते थे। मुंशी सदासुख लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का आभास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। ये पूछा जा सकता है, ये प्रश्न किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहते सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। आगे क्या है कि बताते हैं फिर कैसे मिलता है कि जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केत की सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में आया गए कि यह कैसी चाहत है जिनमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। ये मतलब उस कहानी का उदाहरण देकर कहते हैं। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत या विश्लेषण और विशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतीय जातीय जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं, घरवालिया जो किसी डोल से बहला दिया है। ठीक है, इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया और वर्णन भी स्वतः भारतीय रखा। उनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए, नमूना दिखाते हैं इंशाअल्लाह का कि इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी, मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखेगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया, हाथ मुरकवाकर चिनवा लूंगी। ये उसकी भाषा है, भाषा के बारे में थोड़ा थोड़ा ये स्टोरी उद्धृत करते हैं शुक्ल जी। फिर तीसरे आते हैं लल्लू लाल जी, जिनका रचना है प्रेम सागर, जिनकी रचना है प्रेम सागर। ठीक है, ओके। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। कौन? लल्लू लाल जी ब्राह्मण थे। कहाँ के रहने वाले? आगरा के रहने वाले। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विषय जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते, पर संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्रास्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दसम स्कंद की कथा वर्णन है। देखो कि प्रेम सागर में भागवत के दसम स्कंद की कथा वर्णन है। ठीक है, किसे? प्रेम सागर में। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है कि विदेशी शब्द न आए, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा उनकी अवश्य लक्षित होती दिखाई देती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल के भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वालों के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैंगन शब्दों को मलेच भाषा की समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए जो फारसी या तुर्की के हैं। बेरक शब्द तुर्की का बेरक है, जिसका अर्थ झंडा है। अच्छा, बेरक शब्द का अर्थ झंडा। प्रेम सागर में यह शब्द आया है। देखिए, शिव जी का एक ध्वजा ब्राणासुर को दे गया, इस बेरक को ले जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं। यद्यपि मुंशी सदासुख लाल ने भी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग न करके संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया, पर लल्लू लाल जी की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली, पर लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंचित खड़ी बोली। सम्मुख जाए सिर नाए सोई भय कीजे निरख लीजे, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं
भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों में तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह है कि लल्लूलाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए गए हैं। श्री सुख देवी मुनि बोले, महाराज ग्रीष्म के अति अनिति देख नृप पाव प्रचंड पशु पक्षी जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से चल दल बादल ले लड़ने को चढ़ाए। 30 समय घन जो गरजता था, सोई तो धौंसा बजता था। वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी, सोई सूर 20 रावत थे। ठीक है, इत्यादि ये भाषा यहाँ पे बताया गया है। प्रेम सागर की भाषा यहाँ पे भाषा के बारे में है। ठीक है, ये बड़ा सारा 2-3 पेरा है, 3 पेरे हैं, तो आप देख लीजिए अगर आपने बुक खोल रखी हो तो। इसमें हम समय नहीं जाया करेंगे क्योंकि इनमें से प्रश्न आएंगे नहीं, केवल हमें समझाने के लिए या हमें प्रारंभिक गद्य से अवगत कराने के लिए शुक्ल जी ने यहाँ पर उद्धृत किए हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी। लल्लूलाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य पुस्तकें लिखी हैं। उर्दू में भी लिखी है, खड़ी बोली में भी लिखी है और ब्रज भाषा में भी लिखी है। किसने? लल्लूलाल ने। लाल व्यक्ति होता है जो लाल मतलब प्रेम सागर वाला, वो हर कहीं पर भी ट्राई मारता रहता है ना, तो इसने उर्दू में भी ट्राइयाँ मारी, खड़ी बोली में भी मारी और ब्रज भाषा में भी। ये संस्कृत नहीं जानते थे तो बच गई बेचारी संस्कृत, वरना वहीं भी ट्राई मारते। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन 32, बेताल 25 और शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखी है। प्रेम सागर के पहले की 4 पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ राजनीति के नाम से किसने? जो ना लाल व्यक्ति होता है ना, लाल, वो राजनीति में भी माहिर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो सभी पासे खेलना जानता है ताकि संबंध बचे रहे। ठीक है, तो राजनीति में खेल ही होता है ना, एक लड़ाई होती है, एक अजीबोगरीब सी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रज भाषा गद्य में लिखी। ब्रज भाषा, ब्रज का रंग, ब्रज में मतलब प्रेम का रंग, कृष्ण से संबंध प्रेम का ही तो है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। कोरिलेट तो करना है हमें। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा गद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे और उनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सस्ती की टीका भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी है लाल चंद्रिका? लल्लूलाल की बिहारी सस्ती की टीका। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में खोला। इनका एक स्वयं का एक प्रेस भी था, कलकत्ता में था, और पटल डांगे क्या लिखा है में खोला था। अच्छा, कोई नाम होगा, कोई पटल डांगे में खोला था, जिससे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। अच्छा, आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। ठीक है, संस्कृत प्रेस रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इन्होंने संस्कृत पर ट्राइयाँ नहीं मारी थी, इसलिए कहा भाई मन तो मैं छोड़ूंगा संस्कृत से, तो इन्होंने संस्कृत प्रेस नाम रख दिया। मतलब ये वही है, वैसे मतलब समझ लेना, मैं तो केवल को रिलेट करवा रही हूँ आपको ताकि चीज़ें याद रहे। परीक्षा में आए ऑप्शन हमारे पास चारों हो तो हम कंफ्यूज न हो, इसलिए बस अपनी पुस्तक के अतिरिक्त ये रामायण आदि पोथियां भी छापा करते थे। अच्छा, रामायण आदि पोथियां भी छापा करते थे और इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे। आगे आते हैं चौथे सदल मिश्र। कौन आते हैं? सदल मिश्र। सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे। और सदल, मैंने क्या कहा? सदल मतलब दल सहित, और दल सबसे ज्यादा दल मतलब कितने दल भी कह लो, या फिर कह लो भीड़ कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, दलों के दल बिहार में है, तो ये बिहार के रहने वाले थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लूलाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने नाजी के तोपाख्यान भी उसी समय लिखा जिस समय प्रेम सागर
पर दोनों की भाषा बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूप की वैसी भरमार है, न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। उन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। देखो, पूछा जा सकता है कि उन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया, किसके बारे में कहा जा रहा है? सदल मिश्र के बारे में। देखो, अब कैसे याद करते हैं कि व्यवहार व्यवहार, देखो जहाँ पर लोग ज्यादा रहेंगे, वो झुंड के झुंड है, तो अगर वो लड़ेंगे तो वो एक दूसरे को ही नष्ट कर देंगे। तो वो व्यवहार में, उन्हें व्यवहार मतलब उनका अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो इतने सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। तो व्यवहार शब्द आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया, और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलन है के बिछोने, चहुदी से सुनी, सोनह के थंब आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मातारी बरतते थे, जड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिक के तोपा खान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। ठीक है, ये नासिक के तोपा खान से यहाँ पर लिखा गया, मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको। इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गो ब्राह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो वध करते हैं सो झूठी साक्षी भरते, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते, अपनी भार्या को त्याग दूसरों की स्त्री को ब्याहते, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते, और जो अपने धर्म में हीन पाप में गड़े रहते वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते। ऐसे जो पापी जन है सो महान डेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। गद्य का एक साथ, ठीक है, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल। देखो, आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में है। देखो, नाम सदा सुख और सदल मिश्र की आधुनिक भाषा का पूर्ण आभास है। ठीक है, फिर व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा है, और व्यवहारोपयोगी जो व्यवहार के लायक है वो इन्हीं की भाषा है। अगर पूछे और ऑप्शन में आ जाए सदल मिश्र ना और केवल किसी व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा है, और ऊपर नाम आ जाए सदा सुखलाल का, तो वहां पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, व्यवहारो उपयोगी हिंदी की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा अत्यधिक महत्व की है। तो जो व्यक्ति, अब देखो इसमें क्या है, इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख, अब कैसे याद करें कि जो सुखी व्यक्ति होता है ना, जो सुखी होता है वो साधु समान होता है। मतलब जो साधु व्यक्ति है उसको काय का दुख होएगा, वो अपने में मस्त रहता है, मस्त मोला। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आगे क्या है कि मुंशी सदा सुखलाल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वाले में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। ठीक है, संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर इसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। देखो, अखंड परंपरा नहीं चली थी। आप देखियो, जैसे कि चिंतामणि, ऐसे शुक्ल जी कहते हैं नहीं कि अखंड परंपरा चली थी रीतिकाल की। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हो तो लिखी गई हो, पर साहित्य के योग्य स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा में लिखी गई कोई पुस्तक संवत 1951 के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल रिबात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली की गद्यों का अनुवाद किया गया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश यहाँ पे दिया हुआ जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्राय शून्य ही मिलता है। जो शून्य काल कब कब बताता है? 1860 और 1915, और ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो 1803 से 1858 तक का जो काल था ना, वो गद्य रचना की दृष्टि से प्राय शून्य मिलता है। संवत 1914 मतलब 1857 के बलवे के समय, 1857 की क्रांति के समय बता रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा की अच्छी तरह चली, और मतलब 1857 की क्रांति के बाद ही हिंदी गद्य रचना चली थी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, मतलब आगे जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो
तो थोड़ा ही रहा है, आगे की क्लास में थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे।